हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो DSSB PGT ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवा रही थी, उसमें ये आगे के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दिया है कि ओजोन छेद निम्नलिखित में से किस प्रदेश के ऊपर सबसे बड़ा है। ए है भारत, बी है अंटार्कटिका, सी है आर्कटिक और डी है उत्तरी ध्रुव। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अंटार्कटिका। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका प्रदेश के ऊपर सबसे बड़ा है। ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है, बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ऐसा ओजोन अपघटित क्षेत्र होता है जहां पर ओजोन के सांद्रण में कमी हो जाती है, अर्थात यहाँ पर ओजोन जो है वो पूर्णतया लुप्त हो जाती है। ओजोन परत में ओजोन रहित भागों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। यह अपघटन दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु के शुरू होने पर घटित होता है। ओजोन परत के छिद्र को पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा था। ये याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन छिद्र को सबसे पहले जोसेफ फोरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा था। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। ए है हिमनदों का पिघलना, बी है जलवायु परिवर्तन, सी है बढ़ता समुद्र स्तर और डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, जितने हैं वो सब सही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ता है। इसमें जो है इसके प्रभाव जो होंगे ये है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। पहाड़ों, ग्लेशियरों, अंटार्कटिका तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी बर्फ पिघलेगी, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप अनेक द्वीपीय देश तथा तटीय क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। समुद्री स्तर बढ़ने से मानव आवास, पर्यटन, वर्षा चक्र, शुद्ध जलापूर्ति, समुद्री संसाधन, कृषि भूमि, जलवायु परिवर्तन, वन भूमि तथा आधारभूत संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन की घटना हो सकती है, जिससे खाद्यान्न उत्पादकता तथा समुद्री जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण का इसमें बताना है कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ये कथन दिया है, दूर संवेदी मशीनों के लिए सड़कों पर चलने वाले डीजल वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण का पता लगाना संभव है, और इसका कारण है सड़क पर दौड़ते वाहनों के उत्सर्जन की त्वरित जांच करने और सड़क पर उच्च उत्सर्जन की पहचान करने के लिए दूर संवेदी मशीनों को दिल्ली में लगाया जाएगा। मशीन नंबर प्लेटों को भी स्कैन करती है और मालिक को प्रदूषण उत्सर्जित करने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। इसमें जो है ये दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है, वही इसकी व्याख्या में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छवि की विशेषताओं के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। ए दिया है टोन या कलर, बी साइज, सी टेक्सचर एंड पैटर्न और डी दिया है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा। छवि की विशेषताओं का मुख्य तत्व जो होता है वो टोन, रंग, आकार, टेक्सचर और पैटर्न, ऊंचाई, उच्चावच, परछाई, बसाव स्थिति, साहचर्य तथा विभेदन आदि हैं। सुदूर संवेदन आंकड़ों के सफल तथा प्रभावी प्रयोग के लिए प्रतिबिंब व्याख्या अति आवश्यक है। इसमें इसका देखिए, वैसे अगर आपको हिंदी में ना उतना समझ में आए तो इंग्लिश देख लीजिए क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन एलिमेंट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज के लिए जो है ये सब के सब जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जीआईएस के घटक हैं। ए है कि डाटा इनपुट एंड वेरिफिकेशन सब सिस्टम, बी है डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सब सिस्टम, सी है डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस सब सिस्टम और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी जो है इसमें जितने हैं वो सब सही हैं, ये सब जीआईएस के जो है घटक हैं। व्याख्या में भी वही दिया है। अब इसमें जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सपाट मैदान की आकाशीय तस्वीर लेते समय पैमाने को कौन सी चीज़ प्रभावित करेगी। ए दिया है विमान की ऊंचाई, बी है कैमरे की फोकल लंबाई, सी है क्षेत्र का नक्शा और डी दिया है विमान की ऊंचाई और कैमरे की फोकल लंबाई दोनों। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। एक सपाट मैदान की आकाशीय तस्वीर लेते समय विमान की ऊंचाई और कैमरे की फोकस लंबाई दोनों ही पैमाने को प्रभावित करेगी। किसी भी क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते समय वायुयान की आधार तल से जो ऊंचाई होती है उसे उड़ान ऊंचाई कहते हैं। इसी प्रकार धरातल से वायुयान की ऊंचाई को उड्डयन तुंगता या फ्लाइंग हाइट कहते हैं। कैमरे की फोकस लंबाई का फोटोग्राफी में विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशीय तस्वीर नहीं है। ए दिया है यूवी फोटोज, बी है पैंक्रोमेटिक
फोटोज, सी है इंफ्रारेड ब्लैक एंड वाइट, और डी है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। देखते हैं इसकी व्याख्या है कि यूवी फोटो पेंक्रोमेटिक तथा इंफ्रारेड आकाशीय तस्वीर नहीं है। इंफ्रारेड तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन ऊष्मा के रूप में इसे पहचाना जा सकता है। वायुमंडल में विकिरण का पारगमन संभव है, परंतु अत्यधिक प्रकीर्णन फिल्म तथा फोटो संसूचकों के द्वारा संवेदन संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 को किस भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन पर प्रक्षेपित किया जाएगा? ये जो कि अब किया जा चुका है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, MK3 GSLV F10 इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, ये अगला जो है पेपर है 2018 का ज्योग्राफी का। तो इसमें जो है इसका भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, जियोग्राफी शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ए है रिचर्ड हार्टसोन, बी है कार्ल रेटर, और सी है एराटोस्थेनीज, डी है गैलीलियो। तो इसमें जो है ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, इन्होंने ही ज्योग्राफी का सबसे पहले प्रयोग किया था, एराटोस्थेनीज। इसकी व्याख्या है कि सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो एवं ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। एराटोस्थेनीज ने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। अधिकांश विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना एराटोस्थेनीज ने ही की थी, अतः इन्हें भूगोल के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? तो इसमें जो है ये 29.46 वर्ष, 30.06 वर्ष, 28.20 वर्ष और 84 वर्ष दिया है। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, 29.46 वर्ष। व्याख्या है इसका कि शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका औसत घनत्व 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा 29.46 वर्षों में पूरा करता है। शनि के उपग्रह भी है, इसमें जो है टाइटन है, जो कि शनि का उपग्रह है। यह सौरमंडल का यही मात्र उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या हैं? खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, बी उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों का परिवर्तन, और सी दिया है स्टॉर्म उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान, और डी दिया है चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, जो वो दिया था चुंबकीय तूफान, वही सही था। चुंबकीय तूफान खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी से संबंधित है। यह तब होता है जब सौर हवा से खगोलीय पिंडों के वातावरण में ऊर्जा का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र एक वृहद शलाका चुंबक के समान होती है, जिसके दो ध्रुव होते हैं तथा वह पृथ्वी के केंद्र में स्थित होता है, और यह पृथ्वी के परिभ्रमण अक्ष की संरेखण दिशा में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस भाग में वायु अपरदन से बने भूदृश्य को सेरिर और रेक कहा जाता है? तो ए दिया है सहारा, बी मंगोलिया, सी थार और डी कैलिफोर्निया। इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, सहारा। इसकी व्याख्या देखते, एक सेकेंड। उष्ण रेगिस्तान, इसकी व्याख्या में दिया है कि उष्ण रेगिस्तानी भागों में पवन द्वारा अपर्दित मैदानों को सहारा मरुस्थल में रेग, सेरिर तथा हमादा कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अपरदनात्मक स्थल रूप छत्रक शैल को सहारा में गारा कहा जाता है। जर्मनी में इसे पिट्जफेल्सन के नाम से जाना जाता है। इसे पेडेस्टल शैल भी कहते हैं। इंसेलबर्ग भूस्तंभ, ज्यूगेन, यारडंग, ड्राइगंटर तथा जालीदार शिला, ये सब पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रमलिन और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो द्वारा बनते हैं? विंड द्वारा, पवन, बी समुद्र की लहरें, सी नदियों द्वारा, और जो है डी दिया है वो हिमनद। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, हिमनद के द्वारा ये सब बनते हैं। व्याख्या इसकी देखते हैं, ड्रमलिन और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो हिमनद के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा बनते हैं। हिमनद की घाटी में हिम प्रवाह की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी संरचना या आकृति बन जाती है।
इसके मतलब आकृति बन जाती है, इन्हें ही ड्रमलिन कहा जाता है। एस्कर हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण है और हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ये सब क्वेश्चन ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमेशा कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो ये सब आप जो है एकदम अपने से अच्छे से अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ए दिया है अवशिष्ट पर्वत, बी दिया है ब्लैक पर्वत, सी दिया है वलित पर्वत और डी है भ्रंश पर्वत। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ब्लैक पर्वत। सियरा नेवादा जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सियरा नेवादा पर्वत है ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। यह विश्व का सबसे लंबा ब्लैक पर्वत है। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे एवं इनके किनारे का भाग नीचे धंस जाए तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। इसका ढाल एकदम खड़ा और शिखर समतल होता है। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सियरा नेवादा, यूरोप में वॉर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज तथा भारत का सतपुड़ा, यही इतने ब्लॉक माउंटेन है। इनको आप लोग एक बार फिर से जो है अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सियरा नेवादा, यूरोप में वॉर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, भारत का सतपुड़ा। मतलब सियरा नेवादा, वॉर्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज और सतपुड़ा ये सब ब्लॉक माउंटेन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? ए है अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें, बी है उत्तरी अमेरिकी प्लेटें, सी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें और डी है अरेबियन प्लेट। तो इसमें जो प्रमुख प्लेट नहीं है वो है डी, अरेबियन प्लेट। व्याख्या है इसका कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटें व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेटें इसमें दी हैं अंटार्कटिका प्लेट और आसपास की समुद्री प्लेटें, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। और छोटी प्लेटें जो दी गई हैं इनमें जो है छोटी प्लेटें इस प्रकार है, अरेबियन, कोकोस और आगे भी दिया होगा देखते हैं। अरेबियन हो गया, कोकोस हो गया, नजका हो गया, फिलीपीन हो गया, कैरोलिन हो गया, फ्यूजी हो गया। ये सब जो है छोटी प्लेटें हैं और स्पष्ट है कि अरेबियन प्लेट प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। अरेबियन प्लेट जो दिया था। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है? ए दिया है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है गुरुत्वाकर्षण और डी है ज्वार। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी का घूर्णन इसी से संबंधित है। वेगनर ने इसके बारे में बताया था। देखते हैं व्याख्या। ध्रुवीय विस्थापन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। पहला है पोलर एवं ध्रुवीय विस्थापन बल और दूसरा है ज्वारीय बल। ध्रुवीय विस्थापन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसे नहीं है वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। ज्वारीय बल जो होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से संबंधित होते हैं जिसके कारण महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है। तो जो है ये जो ध्रुवीय विस्थापन बल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी चट्टानें और उनके निर्माण के प्रकार की सही जोड़ी पहचानिए। यांत्रिक रूप से गठित बलुआ पत्थर संगोटिका, बी में है कार्बनिक रूप से गठित चेरट हाइलाइट, सी है रासायनिक रूप से गठित गैसेराइट कोयला और डी दिया है शारीरिक रूप से गठित ग्रेनाइट और जीनेसाइट। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। यांत्रिक रूप से मैकेनिकल फॉर्म्ड जो होगा वो सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट होगा। व्याख्या इसकी देखते हैं। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित या चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी शैलों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है बालुका पत्थर, दूसरा कांग्लोमरेट अथवा गोलास्म, तीसरा है जल में निर्मित बालुका पत्थर, चौथा है चीका मिट्टी, पांचवा है सेल और छठा है लोयस। जब रेत के कणों का समूहन एवं संगठन संयोजक पदार्थों द्वारा होता है तो बालुका पत्थर चट्टान का निर्माण होता है। जब कणों का संगठन क्वार्ट्ज खनिज द्वारा होता है तो ग्रेवल का रूप कांग्लोमरेट में बदल जाता है। अतः जो है इसमें ए वाला विकल्प जो है सही है। यांत्रिक रूप से जो गठित है बलुआ पत्थर और संगोटिका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष आरजे चोरले ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन का वर्गीकरण किया था। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग ईयर याद कर लेते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, 1985। आरजे चोरले ने विभिन्न आधारों पर जन आंदोलन का वर्गीकरण 1985 में किया था। इन्होंने भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी तथा पीटर हैगेट के साथ मॉडल संबंधी कई पुस्तकों को भी लिखा था। पीटर हैगेट के साथ उन्होंने 1965 में फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, WM डेविस सिद्धांत का आधार क्या है। स्ट्रक्चर, स्टेज, प्रोसेस। इसमें कुल मिला के तीनों होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये डेविड के ट्रायोज है। देखते हैं इसकी व्याख्या है। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र जो है समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस ने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होते हैं। ये इनकी जो है इम्पॉर्टेंट लाइन है कि स्थल रूप जो है वो संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। अगला क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर। मतलब 165 मीटर की ऊंचाई जब हम लोग तय करने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है कमी आएगी। इसकी व्याख्या है, मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान अर्थात क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान नियमित रूप से कम होता है। सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तापमान के इस कम होने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ स्थिर वायु के तापमान में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट को धनात्मक ताप पतन दर कहते हैं, जबकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान की वृद्धि को ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। इसे तो अपसौर कहते हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा, एपेहिलियन। व्याख्या है इसका, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी से स्थिति को उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन अयनांत पर घंटे और मिनट में दिन की समयावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें जो है इसका सी आंसर सही है, सी वाला। इसमें जो है 40 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट, ये जो है गलत दिया है। इसकी व्याख्या है कि शीतकालीन अयनांत के समय 0 डिग्री अक्षांश पर दिन की लंबाई 12 घंटे 0 मिनट और 20 डिग्री अक्षांश पर दिन की लंबाई 10 घंटे 48 मिनट तथा 60 डिग्री अक्षांश पर दिन की लंबाई 5 घंटे 33 मिनट होती है, जबकि 40 डिग्री अक्षांश पर दिन की लंबाई 14 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का हीट बजट क्या है। प्राप्त गर्मी की मात्रा पृथ्वी से खोई गर्मी से अधिक, ए। और बी वाला ऑप्शन है, प्राप्त गर्मी की मात्रा पृथ्वी से खोई गर्मी से कम। इसमें बराबर होगा सब। सी है, प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। व्याख्या इसका है, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंगों के द्वारा प्राप्त करता है। सूर्य से आने वाली किरणों का 51% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है तथा इस 51% भाग को पृथ्वी पुनः भौमिक विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस लौटा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को प्राप्त हुई ऊष्मा उसके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा के बराबर होती है। पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त ताप तथा उसके द्वारा ताप के ह्रास के संतुलन को ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइसोथर्म वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान डैश डैश वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। तो आइसोथर्म जो होता है वो तापमान से रिलेटेड होता है, तो ये समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है।
व्याख्या है इसका, आइसोथर्म वही रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाती है। आइसोहेल जो है वो सूर्य के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, जबकि आइसेलोबार एक विशिष्ट अवधि में वायुमंडलीय दबाव में होने वाले समान परिवर्तन के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो स्तंभ में सही जोड़ का मिलान करें। एक तरफ दिया है जैसे वार्षिक रेंज हो गया, एल्बिडो हो गया, आइसोहेल हो गया और इंसोलेशन या आतपन। और दूसरी तरफ है एक वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, बी है आगमिक सौर विकिरण, सी है सबसे गर्म और ठंडे महीने के औसत तापमान और डी दिया है धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। तो इसमें जो है जो इंसोलेशन होगा ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगा। एक सेकेंड, ये चौथा वाला जो है बी पे जाएगा। और उसके बाद एल्बिडो जो होता है परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो है दूसरा वाला पहले पे जाएगा। और सबसे गर्म और ठंडे महीने के औसत तापमान का अंतर जो होता है वार्षिक रेंज या एनुअल रेंज होता है। और आइसोहेल जो होता है धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इसमें जो है पहला सी पे गया है, तो मतलब सी ए बी सी ए डी बी सही होना चाहिए। देखते हैं क्या सही है। सी ए डी बी डी वाला ऑप्शन इसमें जो है सही है। वही इसमें जो उधर हम लोग मिलाए हैं वही इधर भी दिया गया है, तो फिर इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है। ए है नहीं, बी है हाँ, सी है पता नहीं और डी है अयोग्य। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, हाँ। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति दिन व रात के घटित होने के लिए जिम्मेदार होता है। पृथ्वी को प्रकाश व ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से होती है, अतः घूर्णन करती हुई पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के कारण सभी भागों में क्रमिक रूप से दिन व रात होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।